हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 9 द प्राइस पजल। एग्जाम्स आने वाले हैं तो हमें यहाँ पे अब सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें देखने हैं कि कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो प्राइस पजल वो ड्राइव्स द मार्केट हमारे लिए इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टिपिकल है, बट हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा ईजी करेंगे और इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में मैं आपको इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी बीच में कि जो आपके इंपॉर्टेंट है वो भी इसको एक बार देखिएगा जरूर। ठीक है, पेपर में 101% आएंगे आपके यही क्वेश्चन आएंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो प्राइस पजल और ड्राइव्स द मार्केट, किस तरीके से हमारा जो मार्केट है वो ये ड्राइव करता है। जो हम एक पजल देख रहे हैं कि भाई डिमांड है सप्लाई है, ये ऑलरेडी हम लोग पिछला चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड को और सप्लाई को, जो हमारे मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज है। किस तरीके से जो गुड्स के प्राइसेस हैं सर्विसेज हैं वो डिटरमाइन करते हैं थ्रू डिमांड एंड सप्लाई इंटरेक्शन। इसके बाद फिर इसमें मार्केट इक्विलिब्रियम को जानेंगे कि मार्केट इक्विलिब्रियम एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में किस तरीके से काम करता है। एंड हाउ एंड व्हाई डज द गवर्नमेंट इंटरवेन द मार्केट, किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो आपकी मार्केट में इंटरवेन करती है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स पे हम इस पर देखेंगे। तो ऑलमोस्ट यहाँ आपका 15 से 20 नंबर का जो आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ इजी और सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को ही समझेंगे यहाँ पे वन शॉट के अंदर। सबसे पहले आता है हमारे पास डिमांड। अब डिमांड से सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, परचेजिंग पावर क्या होता है। परचेजिंग पावर ये समझिए कि मान लीजिए आप कभी शॉप पे जा रहे हैं, ठीक है, और आपको दिख रही है कोई चीज जो आपकी उस टाइम पे 100 रुपए की, कोई आपको 100 रुपए की चीज भी दिखेगी, कोई आपको 1000 की चीज भी देखी, कोई आपको 10,000 की चीज की दिखेगी। अब हो सकता है कि आप 100 वाली भी ले सको, आप 1000 वाली भी ले सको, ठीक है, बट कोई टॉय आपको 10,000 का मिल गया तो शायद हमें ऐसा लगेगा यार 10,000 का टॉय से तो हम लोग पैसे वेस्ट नहीं करेंगे। तो क्या वो हमारी परचेजिंग पावर, हम उसे खरीद सकते हैं बट हमें उसे खरीदना भी नहीं है। तो परचेजिंग पावर क्या, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच वन यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर करेंसी कैन बाय एट अ पर्टिकुलर टाइम। परचेजिंग पावर में आपकी परचेजिंग पावर क्या है, क्या आप एक यूनिट को एक पर्टिकुलर करेंसी में खरीद सकते हो किसी पर्टिकुलर टाइम पे, उसी को हम परचेजिंग पावर बोलते हैं। अब सबसे पहले डिमांड देखते हैं, डिमांड होता क्या। डिमांड को समझिए, मान लीजिए एक पर्सन है और वो उसकी इच्छा है। अब देखिए इच्छा तो आपकी सब कुछ हो सकती है, सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपकी इच्छा है क्या, तो आप बोलोगे मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे बंगला भी चाहिए, मुझे यहाँ का ये, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। तो एक डिमांड तो हमारी बहुत सारी है, बट क्या सब कुछ डिमांड होता है? नहीं, एवरीथिंग इज नॉट अ डिमांड। डिमांड के लिए हमारे पास क्या होता है, वो पीपल आपका विलिंग और एबल होना चाहिए कि वो उसको विल है, उसकी इच्छा है। ठीक है, इच्छा क्या है, अब हर किसी के लिए हर किसी की जो इच्छाएं होगी वो डिफरेंट होगी। लाइक जैसे मैं बोलती हूँ, कोई इंसान अगर क्रिकेटर खेल रहा है तो उसके लिए बैट की इच्छा होगी, लेकिन अगर कोई जो क्रिकेटर नहीं खेल रहा उसके लिए बैट की कोई इच्छा ही नहीं होगी। तो उसकी विलिंग होनी चाहिए, है ना, वो उसे खरीदने के इच्छुक भी होना चाहिए, ठीक है, और वो एबल भी होना चाहिए, यानी उसके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो उसको खरीद सकता है किसी पर्टिकुलर प्राइस पे। इसी को हम डिमांड बोलते हैं। तो डेफिनेशन आएगी, द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट दैट पीपल आर विलिंग एंड एबल टू बाय अ पर्टिकुलर प्राइस डिपेंड ऑन देयर नीड्स, प्रेफरेंस, सीजन, ट्रेंड एंड इनकम इज कॉल्ड द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। तो सबसे पहले 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन जाता है कि डिमांड क्या होता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन जाता है कि परचेजिंग पावर क्या होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमें, अब हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर हम बिलिंग भी है बाइंग भी है तो हमारी वहाँ पे परचेजिंग पावर भी होती है। अब सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन क्या होता है। ठीक है, अब प्राइस डिमांड की अगर आपने सिंपल से, आप किसी मार्केट में भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है और उसका अगर प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस, अगर कोई आप चिप्स खरीद रहे हो वो 10 रुपए का मिल रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल डेफिनेटली आप जाके एक पैकेट खरीद रहे हो, वही पैकेट वो क्या कर देगी भाई 5 रुपए का दे दो, तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। आप बोलोगे मैं तो 2 भी खरीद लूंगा, क्योंकि वो तो 5 रुपए का हो गया। ठीक है, अगर वो ये बोलेगा एक काम करो भैया आप ना, मैं तो ये खत्म हो जाएंगे, मेरे एक्सपायरी हो जाएंगे, ठीक है, तो मेरे पास, मैं आपको 1 रुपए में भी देने को तैयार हूँ, मेरा ये 1 हफ्ते और चलेंगे या 2-4 दिन चलेंगे, तो आप इसको ले लो। तो आप तो भाई बोलोगे मेरे को तो 10 दे दे, मैं तो खाने को तैयार हूँ, मैं तो 10 भी खा लूंगा। तो अगर किसी चीज की परचेज प्राइस जो है वो कम होता है तो हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सिंपल से, अगर कोई कोई भी आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, अगर किसी की भी प्राइस कम होगी तो डेफिनेटली बात है उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारा रिलेशन बताता है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड। डिमांड को हमेशा हम क्वांटिटी डिमांड से मेंशन करते हैं। तो जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड आपकी उस चीज की इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसी प्राइस का बोल दूं कि भाई आज तो पैकेट कम हो गए, मैं तो आपको 20 रुपए का दूंगा, आप बोलोगे जा भैया मैं लेना ही नहीं है, ठीक है, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ लेने में। तो यहाँ पे अब हम इन चीज़ों को समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में।
तो सबसे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा और बनता है लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। तो यही जो हमने अभी क्या पढ़ा कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी, वो लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। तो व्हेन द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट राइजेस, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो राइज होता है और क्वांटिटी डिमांड जो होती है वो कम हो रही है, यानी प्राइस क्या हो गया, राइज हो गया, और क्वांटिटी क्या हो गई, इसकी डिक्रीज हो गई। और अगर इसका प्राइस फॉल होता है, अगर प्राइस किसी का फॉल हो गया और क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, उसकी इंक्रीज हो गई, तो इसी फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डिमांड बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 मार्क्स का भी आप क्वेश्चन समझ सकते हो, हमारे पास आ सकता है लॉ ऑफ डिमांड का। ठीक है, और इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशनशिप, यानी अपोजिट। एक अगर आपका इंक्रीज होगा तो दूसरा मेरा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और एक मेरा अगर डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा मेरा इंक्रीज हो रहा है बिटवीन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड। किसके बीच में, प्राइस के बीच में और मेरा क्वांटिटी डिमांड के बीच में। तो यहाँ से आप पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको टिक कर देती हूँ, आप इसको अपने बुक के अंदर प्लीज टिक कर लीजिएगा, आपको यही लाइन लिखनी है। आप इकोनॉमिक्स के अंदर अगर अदर्स लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो आपकी नहीं मानी जाती, टीचर्स कार्ड देगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप यहाँ पे प्रेफर कीजिए कि जो लैंग्वेज आपकी बुक में लिखी हुई है आप उसी को फॉलो कीजिए, बहुत ईजी लैंग्वेज के अंदर आपको ये मैंशन करा है। अब यहाँ पे 2 तरीके की डिमांड होती है। फर्स्ट वन इज द इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है, जब वो किसी चीज़ की डिमांड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। तो आता है अगर मान लीजिए कोई क्वांटिटी है, ठीक है, गुड और सर्विसेज की, और एक इंडिविजुअल कंज्यूमर समझ लो आप अकेले हो। ठीक है, और आपने क्या किया, आप चाहते हो कि मैं खरीदना चाह रहा हूँ इसको डिफरेंट प्राइस पर। अच्छा, अदर फैक्टर्स अभी हम समझेंगे इनको डिटेल में कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके यहाँ पे इम्पैक्ट करते हैं। तो अदर फैक्टर्स को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड बोलेंगे। यानी किसी एक पर्सन की डिमांड है, तो एक मार्क्स में अगर आपका क्वेश्चन बन जाता है कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, तो आप बता सकते हैं कि कोई भी क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज जब कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंज्यूमर करना चाह रहा है डिफरेंट प्राइसेस पे एंड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट इज कॉल्ड द इंडिविजुअल डिमांड। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास, डिमांड कर्व क्या होता है। तो यहाँ हम डिमांड की टेबल और डिमांड के ग्राफ को दोनों को समझेंगे। तो सबसे पहले जैसे बता रखा है इंडिविजुअल डिमांड है, अगर आपको टेबल बता रखी है तो इसी को हम डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है, इसको भी आप लिख लीजिएगा। एंड डिमांड कर्व क्या होता है, जब हम इसको ग्राफिकल बना देते हैं तो डिमांड कर्व हो जाता है। तो ये तो ईजी है। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ इस टेबल को समझेंगे, ये आपको बनाना है। अगर आपसे पूछा जाता है डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, आप सबसे पहले ऊपर क्या करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन लिखेंगे, देन आप इनको बताओगे कि लॉ ऑफ डिमांड हमारे किस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे डिमांड शेड्यूल है प्राइस ऑफ मैंगोज का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंगोज है हमारे पास। अब मैंगोज मेरे पास क्या है, 3 तरीके के मैंगोज है। मान लीजिए एक मैंगो 150 रुपये का, एक मैंगो 100 रुपये का, एक मैंगो 50 रुपये का। ठीक है, तो उसकी जो क्वांटिटी है, जब वो 150 रुपये का बिक रहा है तो शायद कोई एक ही पर्सन आया और कह रहा मैं तो भाई 1 किलो लेके जा रहा हूँ। ठीक है, वही जब कोई 100 रुपये का आया तो दूसरा पर्सन क्या आया, उसने बोला ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको 2 किलो ले लेता हूँ, है ना, तो उसने भी ले लिया। अब तीसरी वाला जो आया, जो 50 रुपये का वो मिल रहा था, तो उसने क्या बोला, भाई वो तो ज़्यादा लेके चला गया, वो 3 किलो लेके चला गया, है ना। अब क्वांटिटी सबकी डिफरेंट हो सकती है, या फिर ये वैसे मार्केट में एक्चुअली में देखा जाता है कि जब प्राइस 150 रुपये का है तो लोग 1 किलो ही ले रहे थे, जब प्राइस 100 रुपये हो तो लोग 2 किलो ले रहे हैं, जब प्राइस 50 रुपये हो तो लोग क्या कर रहे हैं, 3 किलो भी ले रहे हैं। ये आपके साथ भी होता होगा, जब कोई एप्पल वगैरह आप देखोगे सीजन नहीं होता लेकिन इंपॉर्टेंट होता है कि खाना है, तो आप लेके जा रहे हो, बहुत महंगे मिलते हैं, 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो मिलते हैं, तो क्या हम बाय करते हैं, नहीं, हम क्या करते हैं, लेते हैं, आधा किलो ले लिया, है ना, 1 किलो ले लिया। बट वही जब अगर वो 50 रुपये किलो में तो हम तो 2-2 किलो खरीद के ले आएंगे, हम तो 100 रुपये किलो लेके आएंगे, है ना। अब इसके समझते हैं हमें डिमांड कर्व, बहुत ईजी है, एक कॉन्सेप्ट इसको समझिएगा। आपको ग्राफ बनाना आता है, हम सबने बनाए हैं इसको ऑलरेडी। ठीक है, एक्स एक्सिस हो गया हमारा, एक वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पे हमेशा हम प्राइस को लेंगे, यहाँ हमेशा हम क्वांटिटीज को लेंगे। तो प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस मेरे पास क्या है, 50, 100, 150, आप सिक्वेंस में लिख दो यहाँ पे, 50, 50, 100 एंड तीसरा 150, तीनों को लिख दो। इसके बाद आता है क्वांटिटी हमारे पास 1, 2, 3, तो यहाँ पे हम क्वांटिटी 1, 2, 3। अब ये देखिए, जब 150 का था तो कितना बिक रहा था, कम, एक बिक रहा था। जब 150 का था, अब आपको 150 पे बनाना है, तो 150 का था तो कितना बिक रहा था आपका, एक बिक रहा था। जब 100 का हुआ तो कितना बिक गया, 2 बिक गया। जब 100 का था तो कितना बिक गया आपका, 2 बिक गया। जब आपका 50 का था तो कितना बिक गया आपका, 3 बिक गया। तो इस तरीके से हमारा जो कर्व है, अब आप इसको देखोगे ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो पॉइंट ए बना, पॉइंट बी बना, ठीक है, और पॉइंट आपका सी बना। तो इसी को हमने क्या बोला, डिमांड कर्व बोला, है ना। तो ये एक बार इसको जरूर बना के देखिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको डायरेक्ट मार्क्स दिलवाएगा, 3, 4, 5 नंबर आपको बहुत आराम से आएंगे। ठीक है, बस आपको इसको समझना है।
इसके बाद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम और समझते हैं। इसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट आएगा, अब आता है हमारे पास मार्केट डिमांड क्या होता है। हाँ, तो हमने क्या पर्टिकुलर एक पर्सन की बात करी, अभी पूरा उसी को डिफाइन है, आप इसको सबको पढ़ सकते हो। ठीक है कि अच्छा, एक इंपॉर्टेंट लाइन हमारे पास आता है, हमारा डिमांड कर्व कैसे होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर हमारा ऊपर के से नीचे की तरफ हमें देखने के लिए मिल रहा है तो इसको हम डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये लाइन रखनी है कि जो मेरे पास इंटरसेक्ट कर रहे हैं सारे पॉइंट्स को और एक कनेक्ट कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि डिमांड कर्व कैसा जाता है, तो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग जाता है। ठीक है, इसी को हम डिमांड कर्व बोलते हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग इंडिविजुअल डिमांड कर्व रिप्रेजेंट करता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट ऑफ द बायर एज्यूमिंग अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट, और ये सब हमारे क्या होंगे, कांस्टेंट। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है, इस वाले को भी आप यहाँ पे एक नोट्स पे पक्का इसको लिख लीजिएगा। अब आता है हमारे पास मार्केट डिमांड। देखिए, डिमांड में अभी तक हम लोगों ने इंडिविजुअल की बात करी, बट क्या मार्केट के अंदर हम सिर्फ इंडिविजुअल की बात करेंगे? नहीं, हमारे पास तो बहुत सारे लोग हैं, क्या उसके पास एक ही पर्सन थोड़ी आएगा, और पर्सन भी आएंगे। तो अभी सेम कंडीशन हम लोगों ने प्राइस और क्वांटिटी की बात करी, जो अभी तक हमने करी है यहाँ पे। बट अभी कोई दूसरा भी आप एक मेंबर मान के चलिए कि एक और आ गया, यहाँ पे एक श्रीवल्ली था, अभी एलेक्स आ गया और यहाँ पे इशरात भी आ गया। अब जो एलेक्स है उसने बोला भाई तू 150 रुपये का देगा, तब भी मैं 2 किलो लेने को तैयार हूँ। ठीक है, मुझे चाहिए भैया, मैं तो मैंगो शेक बना के पी लूँगा। ठीक है, तो उसने क्या बोला, 2 किलो ले लूँगा। इशरात बड़ा अमीर इंसान था, इसने बोला भाई मैं भी ले लूँगा, मैं 3 किलो ले लूँगा। ठीक है, अगर आप में से किसी का नाम हो तो आप थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा उसका। बाकी सेकंड आ गया दूसरा वाला, जब प्राइस आया 100 का, तो ये तो बोल रहा था मैं 2 लूँगा, ये कह रहा मैं 4 ले लूँगा, ये कह रहा मैं 6 ले लूँगा। बड़े बड़े लोग हैं, कोई बात नहीं। तीसरा है 50 का, ये कह रहा है मैं 3 ले लूँगा, 6 कह रहा है मैं 9 ले लूँगा, यानी इंक्रीज हो रहा है, कोई कितना भी ले सकता है ना। अब बस इसमें हमारे पास इजी क्या है, हम इसे मार्केट डिमांड को कैसे निकालेंगे, हम इसको जोड़ देंगे, हम इसको ऐड कर देंगे, है ना, तभी तो मार्केट डिमांड निकलेगी। यानी हम तीनों को ऐड कर देंगे तो मार्केट डिमांड आ जाएगी। तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 6। 2 + 4 + 6 कितना हो गया हमारे पास, 12। एंड 3 + 6 हमारे पास 9, और 9 + 9 हमारा कितना हो गया, 18 kg। ठीक है, तो ये हमारा डिमांड कर्व हो गया, इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल कर्व, जो हमने बनाया। अब इसके कर्व को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास टेबल थी। अब सेम हमें पहले की तरह ही लेना है। हमारे पास क्या करना है, हमारे पास नंबर है 50, 100, 150 और 1 2 3 हमने ऊपर ऑलरेडी बना लिया है, उसके पर्पज से बनाया। अब यहाँ पे हम तीनों को लेकर एक साथ चल रहे हैं। तीनों को क्या लेके चल रहे हैं, हमने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे तो नंबर हमारे 6 से लेके 18 है, तो यहाँ पे आप 6 6 का गैप ले सकते हैं, 6 12 18 का इस तरीके से गैप ले सकते हैं। तो सेम आप देखेंगे, अगर 150 था तो मार्केट में डिमांड कितनी थी, 6 थी। तो 150 था तो मार्केट में डिमांड कितनी थी मेरी, 6 थी। ठीक है, उसके बाद 100 हुआ तो मार्केट में डिमांड मेरी कितनी हो गई, आपकी 12 हो गई। ठीक है, और जब मेरा 50 था सॉरी, तो मेरे पास डिमांड कितनी हो गई, आपकी 18 हो गई। तो मेरा ये डिमांड कर्व जो है वो थोड़ा सा आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, जो डिमांड कर्व जितने भी बायर्स की होती है इसी को बोलते हैं। तो दोनों डायग्राम को आप बता सकते हैं, एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व को भी और एक मार्केट डिमांड कर्व को भी। ठीक है, मैं आपको सिर्फ वही पे पढ़ा रही हूँ जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लिखने हैं। ठीक है, आपके 2 3 4 6 मार्क्स तक के भी क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे कि हमें कुछ अदर डिटर्मिनेंट्स बता दो डिमांड के, कि डिमांड के कुछ अदर डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। अभी हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं ना, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट है क्या, है ना, उसको समझते हैं। तो रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं सबसे पहले। रिलेटेड गुड्स वो प्रोडक्ट होते हैं डिमांड जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, जो रिलेट है, सिंपल सी बात है। मीनिंग अगर का प्राइस चेंज हुआ तो अवेलेबल ऑफ वन डायरेक्टली अफेक्ट द डिमांड फॉर अदर, अगर एक का प्राइस चेंज हुआ तो दूसरे की डिमांड पे भी इफेक्ट पड़ता है। इसको समझते हैं। सबसे पहले हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारा आएगा वो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो 2 तरीके के गुड्स हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, मैं इसको पहले रफ कर देती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। अब 2 तरीके के गुड्स हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड, सेकंड वन इज द कॉम्प्लीमेंट्री। नाम से थोड़ा डिफरेंट है, बट इनके कॉन्सेप्ट को समझना, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो आप बहुत आराम से लिखिएगा। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ सब्स्टिट्यूट गुड्स की। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, आपके स्कूल में कभी कभी आपने देखा होगा टीचर से सब्स्टिट्यूट लग जाता है ना, एक की जगह दूसरा टीचर आ जाता है, चल जाते हैं, वो पढ़ा देगा या फिर वो पढ़ा देगा, नहीं पढ़ाएगा तो अरेंजमेंट लग जाता है। तो यहाँ भी सेम है वही सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है कि जब एक गुड्स के रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे चीज से। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल हमारे पास है टी कॉफी का, है ना। आपके पास एक चाय है और एक कॉफी, तो हम कभी कभी सर्दियों में कोई आता है, ठीक है, तो हम पूछते हैं चाय लोगे या कॉफी पियोगे, ये दोनों ऑप्शन पूछते हैं ना, हम टी कॉफी तो पूछते हैं हमेशा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ अब दोनों के कॉन्सेप्ट को अलग समझना, एक की प्राइस इंपैक्ट करेगी तो दूसरे की डिमांड पे फर्क पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, अगर मैं आपसे बोल रही हूँ हम कहीं बाहर जाते हैं, हम लोग चाय पीते हैं, तो चाय पीते टाइम हम लोगों ने क्या, हमने उससे चाय पीते हैं रेगुलर, वो कहता है 10 रुपए की चाय,
तो कह रहे ठीक है भाई, कॉफ़ी भी 10 रुपये की, जब दोनों 10 रुपये की मिल रही है तो कुछ भी पी सकते हैं, किसी को चाय पसंद है, किसी को कॉफ़ी पसंद है, ठीक है। तो आप उस टाइम क्या कर रहे हो, आप अभी चाय पी रहे हो, है ना, हम इंडियन से थोड़ा चाय के लिए ज़्यादा वो पी लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, चाय पी रहे हैं हम लोग, तो हम लोगों ने जब 10 रुपये की चाय पी, एक दिन क्या हुआ, अभी तो फिलहाल चीनी महंगी हो गई है, ठीक है, चीनी तो उसमें भी डलेगी, तो चाय क्या हो गई अभी हमारी 15 रुपये की हो गई, है ना, इंक्रीज क्या हो गई हमारी टी की 10 से 15 रुपीज़ हो गई। तो क्या मैं तब भी चाय पीऊँगी अगर मुझे, तो भाई मेरे को तो ये तो रोज़ महँगी पड़ेगी। तो मुझे अभी क्या हो गया, मेरा ना थोड़ा टेस्ट चेंज हो गया और मैंने क्या करा यार, मैं 10 रुपये वाली कॉफ़ी पीने को तैयार हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि मेरा इसके प्राइस चेंज होने की वजह से मेरी दूसरे की डिमांड इंक्रीज़ हुई, ठीक है। इसके प्राइस चेंज की वजह से तो इसकी डिमांड तो डिक्रीज़ हुई, लेकिन इसकी डिमांड इंक्रीज़ होती है, तो इसका अगर मैंने प्राइस बढ़ाया, इसका प्राइस इंक्रीज़ होने से मेरे जो दूसरे प्रोडक्ट है उसकी डिमांड इंक्रीज़ हुई है, तो इसी को हम सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल आ जाएंगे, ठीक है। आपको पेप्सी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ले सकते हो, तो मान लीजिए कोक और पेप्सी, आप टी कॉफी तो चलो फिर भी ऑप्शन में दूसरा कोई ले लेता है, कोक और पेप्सी में कुछ लोग अभी ये मत बोलना कि मैं तो कोक ही पीता हूँ या मैं तो पेप्सी पीता हूँ, ठीक है, तो वो चीज़ें एक एक्सेप्शनल केस वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। बट कई बार आप जाते हो ना शॉप पे, आपने बोला एक कोक मिल गई, पेप्सी में, तो बच्चे बोलते हैं हमें कोक दे दो, ठीक है। उसने बोला भैया कोक हमारे पास 50 रुपये की थी, अभी उसके प्राइस बढ़ गए हैं, 55 रुपये हो गए। तो आपने बोला यार मैं तो 50 रुपये लाए होंगे जो भी है, तो आप एक काम करो पेप्सी दे दो, है ना। तो आप पेप्सी प्रेफरेंस कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि सेम टेस्ट होता है, थोड़ा सा माइनस 19-20 का डिफरेंस होता है। तो सब्सिट्यूट गुड क्या होते हैं, वो गुड्स होते हैं जो रिप्लेस करते हैं एक दूसरे को, जैसे चाय एंड कॉफी। इफ टी का प्राइस रिमेन्स द सेम, अगर टी का प्राइस सेम है तो कॉफी बिकम्स मोर एक्सपेंसिव। मान लीजिए कॉफी यहाँ पे एक्सपेंसिव कर दी, तो पीपल हु कंज्यूम कॉफी, जो लोग कॉफी पीते थे, वो क्या स्विच करेंगे, अब उनकी डिमांड जो है वो चेंज हो जाएगी। कहाँ चेंज हो जाएगी, श्रीवल्ली कैन नॉट अफोर्ड टू बाय मैंगोज। अब यहाँ पे इन्होंने श्रीवल्ली को जोड़ दिया कि अगर मान लो कि मैंगोज के प्राइस बढ़ते हैं तो मैंगोज अफोर्ड नहीं कर सकते मार्केट प्राइस के, तो शी में बाय बनाना, हो सकता है उसने भाई दूसरा प्रोडक्ट ले लिया, मुझे ये फ्रूट नहीं खाना, मैं दूसरा फ्रूट खा लूँगी। तो व्हेन द प्राइस ऑफ गुड राइजेस, मान लीजिए किसी भी गुड का प्राइस अगर राइज होता है, तो वो लोग उसे क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं किसी अनदर रिलेटिवली चीपर, बिल्कुल जो उसका ऑल्टरनेट होता है। इफ द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज, अगर मान लीजिए किसी सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है, तो डिमांड क्या होगी, अदर रिलेटेड गुड्स की आपकी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किसी एक के प्राइस की वजह से दूसरे की डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसी को हम सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं ना, साथ में कॉम्प्लीमेंट देते हैं, है ना, तो कॉम्प्लीमेंट मिलते तो अच्छा भी होता है, तो कॉम्प्लीमेंट भी साथ चलता है। अब क्या आपको अच्छा बोला तो आपको बड़ी खुशी हुई, मैं भी भाई खुश हूँ, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो दीज गुड्स आर जनरली, अब यहाँ पे साथ चलेंगे, साथ कैसे साथ चलेंगे, मान लीजिए हमें कार पेट्रोल का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। कार पेट्रोल में अगर मैं बोल रही हूँ कि भाई अगर मेरे कार के प्राइस में इंक्रीज कर दूँ, तो देखो भाई पेट्रोल भी मैं नहीं डलवाऊंगी, क्योंकि मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगी। आपने गाड़ी के प्राइस महंगी कर दिए, कोई गाड़ी 8 लाख रुपए की मिल रही थी, उस गाड़ी के प्राइस अचानक से किसी रीजन से कोई भी टैक्स वैक्स लगा के मान लो 10 लाख की हो गई, तो क्या मैं उसकी गाड़ी लूंगी? मैं तो भाई दूसरी गाड़ी ले लूंगी ना, मैं क्यों लूंगी फिर उसकी, है ना। तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि इसके प्राइस हाई हुए हैं, ये अपोजिट चल रहा है, एक के प्राइस की वजह से दूसरे की डिमांड कम हो गई, है ना। वैसे इसमें ब्रेड बटर के एग्जाम्पल भी आते हैं, पेन इंक के एग्जाम्पल भी आ जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, आपसे पूछे भी जा सकते हैं कि ये एग्जाम्पल बताइए कि कॉम्प्लीमेंट्री है या फिर ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना, जो आपके एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ये जो वो गुड्स हैं जनरली यूज टुगेदर, जो एक साथ चलेंगे टू प्रोवाइड यूटिलिटी टू द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर को यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब स्मार्टफोन और ईयरफोन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, दोनों साथ चलेंगे ना, स्मार्टफोन के बिना ईयरफोन तो बेकार। कार पेट्रोल को बोल दिया, इफ द डिमांड फॉर प्रिंटर, या सारे एग्जांपल्स को ना बीच में ऐड करते रहते हैं। इन्होंने बोला अगर मान लीजिए प्रिंटर का जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई मार्केट में, तो डिमांड फॉर प्रिंटर के कार्ट्रिज की भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इवन दो द प्राइस ऑफ कार्ट्रिज रिमेन्स अनचेंज, अगर आपको बोलते हैं कि प्राइस ऑफ कार्ट्रिज आपके अनचेंज होते हैं, तो इफ मूवी टिकट, चौथा एग्जाम्पल जो ठीक है, तो मूवी टिकट्स बिकम मोर एक्सपेंसिव, पीपल में रेफरेंट टू द गोइंग टू द सिनेमा, है ना। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर कहते हैं मूवी अगर महंगी हुई तो लोग पॉपकॉर्न भी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि लोग मूवी भी देखने नहीं जाएंगे, वो सस्ती हो गई, ठीक है, तो वहाँ भी इम्पैक्ट पड़ जाएगा, तो सोल्ड इन सिनेमा हॉल में ऑल्सो फॉल। तो ये आपका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने ऐड कर दिए, बट आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब तीसरा, अभी तक थोड़ा सा टिपिकल था, बट दोनों को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वन सब्स्टिट्यूट गुड्स, सेकंड इज द कॉम्प्लीमेंट। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स हैं जो एक दूसरे के क्या चल रहे हैं, हमारे अपोजिट है, यानी एक दूसरे का कंपेयर है। यानी अगर मैं बोलती हूँ पेप्सी की बात करती हूँ,
फेंटा मरिंडा की बात करती हूँ, माजा के साथ एक और आपका फ्लेवर होता है, कौन सा होता है वो, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा, फ्रूटी, हाँ माजा एंड फ्रूटी की हम बात करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है ड्यू और स्प्राइट, है ना। तो ये सारे कॉम्बिनेशन में हम कोई सी भी ले सकते हैं। हमारा ग्रीन पीने का मन है तो हम बोलेंगे ड्यू या स्प्राइट में कोई सी भी, थोड़ा बहुत टेस्ट का फर्क होता है। वहीं हम अगर कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते हैं तो साथ में साथ चल रहे, है ना। ब्रेड बटर, अगर हम बोलती हूँ भाई ब्रेड बटर का काम हम कब करते हैं, जब हम ब्रेड पे लगाते हैं, है ना। ब्रेड महंगी हो गई तो मैं बटर भी नहीं लूंगी, बटर की डिमांड भी कम हो जाएगी। थर्ड वन इज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब ये सारे जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। ये सिंपल बोलता है अगर किसी पर्सन की इनकम बढ़ी तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदेगा, अगर मेरी इनकम कम हो गई तो मैं प्रोडक्ट को कम खरीदूंगा। आप बोलोगे ऐसा तो नहीं होता। एक एग्जाम्पल सिंपल सा मान के चलिए, कोई 50,000 कमा रहा था, ठीक है, अब वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो जब 50,000 से 1 लाख, अब तो उसकी जो परचेसिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई ना, वो खरीद सकता है। तो उसकी इनकम बढ़ने से उसकी जो डिमांड होती है ना किसी प्रोडक्ट की, वो बढ़ जाती है, ठीक है। वहीं अगर उसकी इनकम 50,000 से 20,000 रुपये हुई तो उसकी जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। तो व्हेन हाउस होल्ड इनकम राइजेज, मान लीजिए एक हाउस होल्ड है, उसकी इनकम राइज हुई है, तो कंज्यूमर क्या अफोर्ड कर सकते हैं मोर, ठीक है, ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं और हाईली क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी खरीद ले सकते हैं। तो इनकम बढ़ने से क्या होता है, जनरली पीपल फील मोर कॉन्फिडेंट, है ना। लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं अपनी एबिलिटी को, वो अपना स्पेंड करते हैं। सो क्वांटिटी डिमांड फॉर सेवरल गुड राइजेस, है ना, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे जो गुड्स हैं तो आपके प्राइस सेम भी रहेंगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो प्रोडक्ट 50 रुपये का तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। 100 रुपये का होगा तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप उस प्रोडक्ट की डिमांड को, प्राइस चेंज नहीं होने की वजह से भी आप उसकी डिमांड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपकी इनकम इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द बायर। ये चारों ही आपके पास इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। ये आपको कोई सा भी पूछा जा सकता है, डिटर्मिनेंट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार आपको लग रहा होगा 9th के सिलेबस में जरूर आया है, बट ये ऑलरेडी 11th के सिलेबस से उठ कर आया है ना। तो वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। वहाँ हम इससे ज़्यादा पढ़ते हैं, 4 पढ़ रहे हैं, वहाँ 8 पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द बायर की हम बात करते हैं। एवरी कंज्यूमर हैज स्पेसिफिक टेस्ट। देखो हर कंज्यूमर का अपना टेस्ट है, हर सबको प्रेफरेंस है। हो सकता है आपको भाई क्या पसंद है, किसी को आइसक्रीम पसंद होगी, किसी को चॉकलेट पसंद होगी, या किसी कुछ पसंद होगा। तो हर एक कंज्यूमर को स्पेसिफिक टेस्ट पसंद है, ठीक है। व्हाट्स डिटरमाइन डिमांड, वो उसी की डिमांड करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे श्रीवल्ली को मैंगोज पसंद थे, ठीक है, तो कैन नॉट सब्सिट्यूट, वो ऑरेंज से सब्सिट्यूट नहीं करेगी, भाई नहीं जो उसको ऑरेंज, इवन अगर उसे ऑरेंज है मैंगो से सस्ते हैं तब भी वो नहीं लेगी। तो डिमांड आपकी डिपेंड क्या करती है, किस पे, कि आप उस किस प्रोडक्ट को लेना चाहते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास चौथा पॉइंट आ गया। इन्होंने इसी में 5वां पॉइंट और जोड़ रखा है, जिसको भी उन्होंने बोल रखा है कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कितनी पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड उसके अकॉर्डिंग चलेगी। जैसे मान लीजिए कि पॉपुलेशन अगर आपके घर में 5 लोग हैं, है ना, सिंपल, अगर आपके घर में 5 लोग हैं तो आप 5 लोग के हिसाब से अभी खाना पानी सब कुछ कर रहे हैं। अभी आपके घर में 3 लोग मेंबर्स और जुड़ गए, टोटल 8 लोग हो गए, तो चीज़ें बढ़ जाएंगी ना, पानी भी ज़्यादा चाहिए होगा, खाने की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, और भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी। तो कहते हैं डिमांड डिपेंड करती है कि वहाँ का साइज, वहाँ का कंपोजिशन नेशन का कैसा है। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट पॉपुलेशन नेशन है जैसे इंडिया है, डोमेस्टिक कंज्यूमर, तो यहाँ पे डिमांड भी हमारी उस अकॉर्डिंग होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी अकॉर्डिंग। तो पॉपुलेशन डिपेंड करती है कि वहाँ की डिमांड क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे रिक्वायरमेंट है। ये बोलते हैं अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो बच्चों के प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ सकती है, वहीं एडल्ट ज़्यादा है तो उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। अगर स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो आपके स्कूल शूज़ हो जाएंगे, स्पोर्ट्स वाले बच्चे तो स्पोर्ट्स हो जाएंगे, कोई ऑफिस जाने वाला बंदा है तो फॉर्मल शूज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। एक एग्जाम्पल भी आता है, जैसे फीमेल्स हैं तो फीमेल्स के हिसाब से फीमेल्स के कपड़े, साड़ी हो जाएगी, कॉस्मेटिक्स हो गए, तो उसकी डिमांड भी बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये आपका होता है साइज एंड कंपोजिशन, जो हमारा फिर पॉइंट यहाँ पे बन जाता है। 6 आ जाता है हमारे पास सीजन, ठीक है। सीजन हमारे पास आता है, तो सीजन में अब क्या होता है कि सीजन हमारे पास है कि मान लीजिए अब आपको सीजन के अकॉर्डिंग है, तो जैसे आप बोलते हो अभी मानसून चल रहे हैं, ठीक है, आपके एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो मानसून के टाइम पे क्या होता है, सीजनलिटी, अभी स्वेटर जैकेट की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, कम डिमांड होगी जब हमारा विंटर सीजन आएगा। फेस्टिव सीजन में हम फेस्टिव चीज़ों की डिमांड कर देंगे, गर्मी में हम गर्मों की चीज़ें की डिमांड कर देंगे। तो डिमांड डिपेंड होती है डिफरेंट टाइम्स, है ना, अलग अलग टाइम पे हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है। और ये चीज़ हमारी किस पे डिपेंड करती है कि वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ का फेस्टिवल क्या चल रहा है, कल्चर हैबिट्स क्या है, ये उसके बेसिस पे होती है, ठीक है। तो ये सीजन वाला टॉपिक हमारे पास था इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है लास्ट वन इज द फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। अब इसमें देखेंगे, अच्छा अगर मैं आज आपसे बोलूँ कोई आपकी फेवरेट चीज़ है, ठीक है, जो भी आपको खाना पसंद है, पहनना पसंद है, उसका प्राइस कल कम हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, आप आज खरीदेंगे या कल खरीदेंगे?
डेफिनेटली सी बात है, हम उसे कल खरीदेंगे क्योंकि उसकी प्राइस कल कम हो जाएंगे। हम 1 दिन वेट कर लेंगे, हम 4 दिन वेट कर लेंगे, 10 दिन वेट कर लेंगे। अगर मुझे एक्सपेक्ट है कि फ्यूचर में किसी चीज़ के प्राइस जो है वो कम हो जाएंगे, तो मैं डेफिनेटली बात है उसको स्विच करके कल ले लूँगी। और मुझे पता है अगर इसके प्राइस कल बढ़ जाएंगे, मैं तो आज ही फुल करा लूँगी, है ना, मैं तो आज ही भर लूँगी सारी चीज़। तो फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन भी इन्फ्लुएंस करता है आज की डिमांड को। इवन व्हेन करंट प्राइस हैव नॉट चेंज, करंट प्राइस पे तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा, फिर भी लोग उधर जा रहे हैं। तो कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस फॉल होगा, ठीक है। अगर प्राइस फ्यूचर में गिरेगा तो मैं उसकी डिमांड को क्या कर दूंगी, उसकी परचेज को पोस्टपोन कर दूंगी, डिक्रीज कर दूंगी प्रेजेंट डिमांड को, और एक्सपेक्ट करूंगी जब प्राइसेस हो जाएंगे कि राइस होंगे, ठीक है, तो बाय इमीडिएटली इंक्रीजिंग प्रेजेंट डिमांड। फॉर एग्जांपल पीपल डिले बाइंग ड्यूरेबल्स, ठीक है, कोई भी गुड्स हो गया दिवाली पे, आप देखते हो कि जैसे कोई प्रोडक्ट है तो हम दिवाली पे या न्यू ईयर पे एक्सपेक्टिंग फेस्टिवल डिस्काउंट्स वगैरह पे हम क्या करते हैं, तब लेते हैं जब हमें रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, अब इम्पॉर्टेंट हम पढ़ेंगे सॉरी सप्लाई, ठीक है। तो सप्लाई के अंदर हम क्या देखते हैं, सप्लाई क्या होता है हमारे पास। अभी तक हम लोगों ने डिमांड पढ़ा, डिमांड ऐसा हमेशा वो होता है आपके, ठीक है, कि कंज्यूमर क्या चाहता है, और सप्लाई हमारा जो पॉइंट होता है वो होता है कि भाई प्रोड्यूसर क्या चाहता है। तो अगर हमें बात करूँ प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, ठीक है, प्रोड्यूसर चाहेगा मेरा प्रोडक्ट तब बिके जब मार्केट के अंदर क्या हो, वो महंगा हो, मुझे उससे बेनिफिट देखने के लिए मिले, तो सप्लायर तब सामान को बेचेगा। तो पहली डेफिनेशन आती है कि सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, सप्लाई वो क्वांटिटी है प्रोडक्ट की जहाँ पे सेलर्स क्या है, विलिंग एंड एबल है टू ऑफर एट अ पर्टिकुलर प्राइस। भाई वो चाह रहा है कि मैं, देखो आप बोलोगे ऐसा क्यों है, अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का बिक रहा है, कोई प्रोडक्ट 150 रुपए का बिक रहा है और कोई प्रोडक्ट 50 रुपए का बिक रहा है, तो यहाँ पे अगर सेलर को नॉर्मल बेनिफिट हो रहा है तो वो चीज़ों को बेच रहा है। यहाँ अगर उसका बेनिफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया है, तो वो यहाँ पे बेचना चाहेगा नहीं, उसकी इच्छा नहीं है। बट यहाँ अगर 150 रुपए में उसका प्रॉफिट ज़्यादा है तो वो यहाँ पे बेचना ज़्यादा प्रेफरेंस करेगा। तो जो आपका सप्लाई होता है वो प्रोड्यूसर के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो वो क्या चाहता है कि भाई अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो मैं क्वांटिटी सप्लाइड को क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा, और अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो मैं क्वांटिटी सप्लाइड को क्या कर दूंगा, फॉल कर दूंगा। और इसी प्राइस को हम, अगर मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट है, ठीक है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, ज़्यादा आउटपुट करेगा, यानी प्रोडक्ट के अंदर उस मार्केट को नया बनाएगा, ऑल्सो नई नई फॉर्म्स में मार्केट को लेकर आएगा। इसी को हम लॉ ऑफ सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ सप्लाई हमारा पॉजिटिव होता है कि प्राइस बढ़ा तो मैं सप्लाई में बढ़ाऊंगा, और प्राइस अगर मेरा कम हुआ तो मैं सप्लाई को भी क्या कर दूंगा, मार्केट में कम कर दूंगा, ठीक है। चलिए आती है इसको, एक आपको ये याद करना है, ठीक है, ये वाला मैंने आपको बता दिया, ये पूरा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट सप्लाई का एक पॉइंट, ठीक है। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, पेपर में डिमांड सप्लाई से क्वेश्चन 101% आएगा, ठीक है। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। इसके बाद एक मार्केट इक्विलिब्रियम है, रोल ऑफ गवर्नमेंट है, 4 टॉपिक हमारे पास है, चारों से आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो जो है वो मैंने आपको यहाँ पे टिक करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सप्लाई शेड्यूल है। अब यहाँ पे 50 रुपए का था तो वो 1 किलो बेच रहा था, 100 रुपए का था तो वो 2 किलो बेचने को तैयार है, 150 का तो वो 3 किलो बेचने को तैयार है। ये तो सेलर की बात कर रहे हैं क्योंकि प्राइस है मैंगो का। तो अब इसका सेम कर्व बनाएंगे, यहाँ प्राइस लेंगे, यहाँ क्वांटिटी हम लेंगे, ठीक है। ये हमने 0, 50, 100 बना लिया। लेकिन अगर आपको याद होगा तो डिमांड कर्व हमारा कैसे था, ऐसे जा रहा था, डाउनवर्ड स्लोपिंग था। ये हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ये ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है, कह रहा 50 है तो 1 बेच रहा हूँ, 100 है तो मैं डबल बेचने को तैयार हूँ, 150 है तो मैं 3 गुना बेचने को तैयार हूँ। तो मेरा सप्लाई कर्व है वो हमारा हमेशा ऐसा होता है, इसको 45 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आपका होता है, तो इसको हम ऐसे बना। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सेम हमारे पास लास्ट टाइम की तरह, ठीक है, हमारे पास इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं। अब हमें इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई को भी एक बार इसको समझते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल सप्लाई की अगर मैं बात करती हूँ तो जहाँ पे 1% अपना वो करेगा, ठीक है, सप्लाई करेगा, उसको हम इंडिविजुअल सप्लाई बोलेंगे। मार्केट सप्लाई क्या होता है, जहाँ पे हम सारे इंडिविजुअल सप्लाईज की चीज़ों को जोड़ देते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, इंडिविजुअल सप्लाई होता है। तो यहाँ आप आपके एक शेड्यूल ले लेते हैं, ठीक है, सेम हमारे पास वही 50, 100, 150 वाला 1 2 3 ले लिया, सेलर बी भी आ गया, सेलर सी भी आ गया, ठीक है। अब 50 पे सेलर बी तैयार है 3 लेने के लिए, सेलर सी तैयार है 2 लेने के लिए। 100 वाले पे यहाँ 4 है, यहाँ पे 6 है, 150 वाले पे यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। सबको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 + 3 + 2 हमारा कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तीनों को ऐड करके आपका क्वांटिटी निकाल दो। 2 + 4 आपका 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया। 3 + 7 हमारा 10 और 8 कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है। तो अब हम सेम इसको लास्ट वाले की तरह हम इसको बना लेंगे। सो अब आप इसको आराम से एक बार जरूर बना के देखिए, यदि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये हमारे पास इंडिविजुअल सप्लाई का कर्व है, और ये हमारे पास क्या है, जो हमारा मार्केट सप्लाई का कर्व है, ठीक है। ये हम बना चुके हैं ऑलरेडी, इसको आप एक बार खुद जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं समझ आएगा तो डेफिनेटली आप इसकी डिटेल में पूरा चैप्टर मैंने आपका डाल रखा है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं कि वर्ड के साथ मैंने इसको पढ़ाया हुआ है। पार्ट्स में 4 पार्ट्स में चैप्टर डिवाइड।
अगर मैं आपसे बात बोलती हूँ कि आपको जिस चीज़ में फ़ायदा हो रहा है, अगर आप एक एज अ बिजनेसमैन, एज अ प्रोड्यूसर, आप किस चीज़ को बेचना या लेना चाहोगे, ठीक है, जो आपका लो प्राइस पे लिख रहा है या जो आपका हाई प्राइस पे चल रहा है। तो डेफिनेटली सी बात है, सबको पता है कि हम किसको लेना चाहेंगे, जो मेरा अच्छा प्राइस दे रहा है ना, हम उसको लेना चाहेंगे। और जो चीज़ मेरा कम प्राइस दे रहा है, मैं उस चीज़ को नहीं लूँगा। तो यहाँ पे एक पर्सन है, उसने क्या कर रहा है, व्हीट का प्राइस है, ठीक है, वो आपका प्रॉफिट नहीं मिल रहा। वहीं उसने ये आपका जो है हाई चिकपी बोलते हैं उसको, छोटा मटर भी या चने भी बोल देते हैं उसको, उसे बनाने से उसको क्या हो रहा है, हायर प्रॉफिट हो रहा है। तो अगली अगले सीजन में फार्मर क्या चॉइस करेगा, प्लांट व्हीट करेगा या फिर चिकपी करेगा, तो मोर चिकपी करेगा वो नेक्स्ट सीजन में, है ना। तो अब हम इसके भी डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, इसके भी कुछ डिटर्मिनेंट्स है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अब थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा, नंबर ऑफ सेलर्स कितने मार्केट में है, टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाता है। तो सबसे पहले हमारा आता है हमारे पास अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई के अंदर। फर्स्ट आता है हमारे पास कि सपोज मान लीजिए एक फार्मर है और उसके पास दो चॉइस है। इफ व्हीट प्राइस आर लो, से पता है अगर व्हीट का प्राइस कम है बट जो हमारा चिक्पी है उसका प्राइस हाई है, तो ही विल ग्रो मोर चिक्पी इन द नेक्स्ट सीजन, है ना, नेक्स्ट सीजन में वो उसी को चूज करेगा। तो सप्लाई ऑफ वन वुड डिपेंड्स करेगा कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है अदर ऑल्टरनेटिव से। अब रिलेटेड है, रिलेटेड मतलब एक के प्राइस से दूसरे के उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। यानी अगर उसे लग रहा है भाई मुझे इसके अंदर फायदा नहीं है, तो मैं दूसरे प्रोडक्ट पे जंप कर जाऊंगा, है ना। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट एक मार्केट में बेच रहे हैं और आपको लगता है यार इसकी जगह में कोई दूसरा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, तो आप इसी प्रोडक्ट पे तो ज्यादा रिसोर्सेज लगाएंगे, है ना, तो आपका वो यहाँ पे यूज हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट, की कितने नंबर ऑफ सेलर्स हैं आपके मार्केट में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इसको आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट के साथ समझना है। मान लीजिए कोई फेस्टिव सीजन आ रहा है, ठीक है, अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है, मान लीजिए राखी आ रही है, रक्षाबंधन के हिसाब से हम ले लेते हैं, ठीक है। तो आप सबको पता है रक्षाबंधन के इस टाइम बहुत सारे सेलर्स आ चुके हैं, है ना, जो मार्केट में सेल कर रहे हैं। मतलब इतनी तो मुझे लगता है रिक्वायरमेंट नहीं है जितनी राखियां बन चुकी है ना। डिमांड ज्यादा है एज कंपेरिजन टू, सॉरी, सप्लाई ज्यादा है एज कंपेरिजन टू डिमांड, है ना। तो अब ये जो राखी बन गई है, बन रही है, हर कोई दूसरा इंसान बेच रहा है, हर नॉर्मल छोटी दुकान वाला ही बेच रहा है, सब कुछ बिक रहा है। तो क्या हो गया, सेलर्स जो गए वो तो बहुत ज्यादा हो गए। जब सेलर्स बहुत ज्यादा हो गए तो बहुत महंगी प्राइस में तो बेच ही नहीं सकते, ठीक है, प्राइस भी इनके क्या होंगे, नॉर्मल रहेंगे। जब प्राइस नॉर्मल रहेंगे तो प्रॉफिट भी आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, नॉर्मल देखने के लिए मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो क्या लोग मार्केट के अंदर वापस जो सेलर है वो रहेंगे, वो भी कहेंगे भाई मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा, मैं इस मार्केट को क्या कर रहा हूँ, छोड़कर जा रहा हूँ। तो नॉर्मल वापस आपकी जो कंडीशन हो जाती है वो सेम हो जाती है, ठीक है। इसमें एक बार रीड करते हैं। अगर मान लीजिए मोर सेलर इन अ मार्केट, मार्केट में ज्यादा सेलर है, क्यों, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है एंड प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा हो गया, तो मार्केट की जो सप्लाई है प्रोडक्ट की वो क्या हो जाएगी, डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, एक्सीड हो जाएगी, जिसकी वजह से प्राइस क्या हो जाएंगे, फॉल हो जाएंगे, ठीक है। इफ देयर इज फ्यूअर सेलर्स, जिसमें से कुछ सेलर्स क्या कर देंगे, मार्केट को लीव कर देते हैं, तो सप्लाई भी वापस से लोअर हो जाती है और दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो प्राइसेस आपके फिर से इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये मार्केट बोलते हैं, ठीक है। इसको एक बार और समझिए कि मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड है तो वो मार्केट में बहुत ज्यादा मिल जाता है। जब मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाता है तो सप्लाई ज्यादा है, डिमांड अभी कम है। जब डिमांड कम है तो बहुत ज्यादा लोग हैं, प्रॉफिट भी कम हो गया, डिमांड ही नहीं है तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, लोग सस्ते दामों में दे रहे हैं। जब प्रॉफिट कम हो गया तो लोगों को प्रॉफिट की वजह से ही तो लोग आए थे बिजनेस में, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो उन्होंने मार्केट्स को क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो वापस आपका जो मार्केट में प्राइस हो गए हैं वो आपके कॉमन हो जाते हैं। तो ये नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट जो है वो आपके पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, एक और कॉन्सेप्ट आपको इसमें समझना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी के अंदर देखेंगे, अगर आपकी किसी प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी अच्छी है तो वो प्रोडक्ट आपका ज्यादा बिकेगा। क्यों, क्यों आपने बोला आपके पास दो मशीन है, एक पुरानी मशीन है, एक आपके पास नई मशीन है, ठीक है, आपके पास न्यू है या आपके पास ओल्ड मशीन है। ओल्ड मशीन में मेरे को ज्यादा टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है तो मेरा जो एक्चुअल खर्चा है ना, जो कॉस्ट लग रही है वो ज्यादा लग रही है। आपने बोला कॉस्ट क्या है, ठीक है, किसी प्रोडक्ट को बनने वाला जो खर्चा होता है उसको हम कॉस्ट बोलते हैं। मान लो कोई प्रोडक्ट आपका जो बना रहे तो आपका 10 रुपए का बन रहा था, अब उसके पास पे 15 रुपए लग रहा है, यहाँ पे मेरा 10 रुपए लगता था, यहाँ मेरा कम लग रहा है 8 रुपए। क्यों, क्योंकि इसकी नई टेक्नोलॉजी है। अब मैं अगर इसको 20 रुपए में बेच भी रही हूँ तो यहाँ मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम है 5, और अगर मैं इसको 20 रुपए बेच रही हूँ तो यहाँ मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 12 रुपए। तो मैं किसको ज्यादा प्रेफर करूंगी, इसको। तो कहते हैं अगर किसी प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी इंप्रूव है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका कम है, तो प्रोड्यूसर क्या अलाउ कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है मोर सप्लाई, वो ज्यादा सप्लाई करेगा, ठीक है, डिपॉजिट आपको उसका देखने के लिए मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टेक्निक अच्छी है, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन की बात करी गई थी जहाँ पे सेंसर्स लगाए गए थे, या फिर क्रॉप प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा बढ़ी, हाई सप्लाई बढ़ी, तो वहीं एडॉप्शन करा गया कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन मैंगोज का, उसके बेसिस पे एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है। सेम फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अब आप बताइए, अगर मुझे पता है फ्यूचर में मेरा किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा
मैं तो फ्यूचर में बेचूंगी ना एज अ प्रोड्यूसर, है ना। प्रोड्यूसर की बात करें, कंज्यूमर नहीं, कंज्यूमर तो बाद में लेना चाहेगा, प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, भाई मैं तब बेचूंगा जब मार्केट में क्या होगा, महंगा होगा। तो प्रोड्यूसर या सप्लायर क्या है, एक्सपेक्ट करता है बूम, मार्केट में बूम डिमांड कब है गुड्स की, ठीक है, नियर फ्यूचर, तो दे विल प्रोड्यूस मोर, वो तभी ज्यादा प्रोडक्ट को बनाएगा, सप्लाई भी तभी बढ़ाएगा। सिमिलरली प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट करता है अगर लोअर डिमांड है तो दे विल रिड्यूस प्रोडक्शन, डिमांड ही नहीं है, प्रोडक्शन भी कम कर देगा, सप्लाई भी कम हो जाएगी। जैसे आपका पोटैटो का होलसेलर एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई मेरा जो पीक सीजन है तो मैं ज्यादा बेचूंगा, तो होल्ड बैक सप्लाई, वो अभी क्या कर देगा, सप्लाई को रोक देगा और तब बेचेगा जब उसको प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया डिमांड एंड सप्लाई पे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा और शॉर्ट में इसको हम पढ़ते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने डिमांड सप्लाई पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। अब डिमांड और सप्लाई के अंदर दोनों में देखो कंडीशन देख ली, एक में कंज्यूमर बैठा है, एक में प्रोड्यूसर बैठा। कंज्यूमर चाह रहा है कि मेरे को आप क्या करो कि ज्यादा से ज्यादा के अंदर मेरा जो प्रोडक्ट है वो कम से कम में दिलवा दो, सप्लाई प्रोड्यूसर चाह रहा है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा में बिकवा दो। पर कहीं तो ऐसा होगा जहाँ पे दोनों लोग आके रुकेंगे, नहीं रुकेंगे तो प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। वो बोल रहा है मैं 100 रुपये में बेचूंगा, वो बोल रहा है मैं 50 रुपये में खरीदूंगा, तो प्रोडक्ट के जब तक बीच में कोई मिड प्राइस होगा ही नहीं तो वो खरीदे बिकेगा ही नहीं, ना बाय होगा ना सेल होगा। तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम, जहाँ पे दोनों आपके डिमांड एंड सप्लाई आके मीट करती है, इसी को बोलेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट इन्वॉल्व होता है, नेगोशिएट करते हैं, जहाँ पे बायर्स आके पे करने को तैयार है, सेलर्स आके अपना एक्सेप्ट करने को तैयार है, और जब इन दोनों के बीच में इंटरेक्ट होता है डिमांड सप्लाई को, उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो अब एक टेबल है, टेबल पे हम समझते हैं इसको, ठीक है। टेबल से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है, इसको पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा आपको ईजी है। मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे गुड्स सप्लाई हो रही है ना, सामान आ रहा है और डिमांड भी बराबर चल रही है, तो देयर इज नो एक्सेस, कह रहे ना तो आपकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है, एक्सेस सप्लाई मतलब सरप्लस हो गया, ना बहुत ज़्यादा डिमांड है कि भाई शॉर्टेज हो जाएगी। तो मार्केट में जब दोनों की चीज़ें स्टेबल हैं, ठीक है, और आपके पास ऐसा कुछ भी फैक्टर चेंज नहीं हो रहे, तो इसी को हम मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अगर आपके पास आता है, आप इस डेफिनेशन को यहाँ से लिख सकते हैं, प्लस हम इस कंडीशन को बता सकते हैं कि हमारे पास 3 तरह की कंडीशन आएगी, जब एक्सेस डिमांड क्या होता है, ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक्सेस सप्लाई क्या होता है। अब मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का प्राइस 40 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये यहाँ पे लिया, क्वांटिटी डिमांड लीजिए, क्वांटिटी सप्लाई। अब हमने पूरा ऊपर वाली टेबल से इसको दिखाया हुआ है, ठीक है। ये बोल रखा है कि अगर प्राइस 40 था तो चलो, यहाँ पे हमारे पास जो डिमांड है वो 38 है, सप्लाई वाला बोल रहा है भाई मैं तो सप्लाई करूंगा कम। अभी देखो डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, है ना। 40 रुपये में क्या है, 38 लोग खरीदने को तैयार, लेकिन बेचने के लिए 6 लोग तैयार है, तो क्या है आपकी जो डिमांड है, देखो यहाँ पे डिमांड क्या है, ज़्यादा है आपकी सप्लाई से, इस कंडीशन को एक्सेस डिमांड बोलेंगे। वहीं अगर 100 रुपीज़ का था तो दोनों तैयार है, 12 सप्लायर है, 12 ही आपके डिमांड करने वाले, तो दोनों चीज़ें बराबर है, तो क्वांटिटी सप्लाई हमारे क्वांटिटी डिमांड के बराबर है, इस कंडीशन को हम मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जब 150 रुपये का मिल रहा था तो डिमांड कम है, लोग खरीदने वाले कम है, लेकिन बेचने वाले तो भी ज़्यादा है ही। तो ये वाली कंडीशन हमारी क्या होती है, जहाँ पे हमारा क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा होता है क्वांटिटी डिमांड से, इसको हम एक्सेस सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सी वाली कंडीशन हो गई, जहाँ पे 100 रुपये का मिल रहा था और 12 रुपये में आपकी डिमांड थी और 12 रुपये में आपकी सप्लाई चल रही थी, तो इस कंडीशन को हम मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जहाँ पे आपका 100 रुपये के प्राइस में क्वांटिटी डिमांड की थी बराबर थी, क्वांटिटी सप्लाई थी, कॉल्ड द मार्केट इक्विलिब्रियम। तो ये डेफिनेशन भी आप अगर लिखोगे तो गलत नहीं होगी, कोई प्रेशर नहीं होता कि आप प्राइस को चेंज करो, मार्केट क्लियर है, जिसको अगर बेचना है खरीदना है, तो ना ही आपके पास कोई शॉर्टेज है इसमें डिमांड की, ना ही आपके पास कोई एक्सेस में देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे ग्राफ देखो कितना ईजी है, आपके दोनों कर्व बन रहे हैं। अब सेम हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आप यहाँ पे 0 बनाएंगे, एक्स एक्सिस बनाएंगे, वाई एक्सिस लेंगे, ठीक है। डिमांड कर्व आपको याद हो गया, वो डिमांड है, सॉरी हमारा सप्लाई कर्व है, हमारा डिमांड कर्व है, दोनों को जहाँ पे आपका मिलेगा उसी को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बना देंगे, ठीक है। जो 12 kg और आपका 100 होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ओके, इसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट आ जाता है, क्या ये हमारे पास एक आ जाता है कि क्या मार्केट इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है रियल वर्ल्ड में। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए, यहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसमें से भी 2-3 पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो इक्विलिब्रियम एक इंटरसेक्ट बिटवीन है डिमांड सप्लाई के बीच में, बट अगर मैं रियल वर्ल्ड की बात करती हूँ तो मार्केट हमेशा डायनामिक होता है, मार्केट चेंजेबल है ना, कॉन्स्टेंटली चेंज होता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो किसी की टेक्नोलॉजी बढ़ गई, किसी की वेजेस बढ़ गई, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, वॉर के टाइम पे चेंज हो गया, पॉलिटिकल इवेंट्स के टाइम पे चेंज हो गया, पेंडेमिक आ गया, कोई वेदर आ गया, नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो ये सब टाइम पे आपके जो चीज़ें हैं ना वो कभी स्टेबल नहीं होती। जैसे कि इसके अंदर एक एग्जाम्पल बता रखा है कोविड-19 का पैंडेमिक, तो वहाँ पे बता रहा है 2020 के टाइम पे किस चीज़ की डिमांड होगी, फेस के मास्क की, बट क्या उतनी तेजी से अगर आप देखोगे तो सप्लाई इंक्रीज हुई नहीं, लोग उतनी जल्दी से सप्लाई नहीं कर पाए, एंड द प्राइस ऑफ मास्क क्या हुआ, बढ़ गया, प्राइस जो मास्क का बढ़ गया, सप्लायर जो एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगा, डिमांड दोनों बराबर हुई, तो प्राइस जो हो गए आपके वो कॉमन हो गए, थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को,
ठीक है, एग्जिस्ट करने में। जैसे इस पे आपका एक एग्जांपल वो दे रखा है लाइक होटल का, ठीक है। अब आप बताते हो जैसे हम वीकडेज की वीकेंड्स की बात करते हैं या फिर हम किसी फेस्टिव सीजन की बात करते हैं, उस टाइम पे जो आपके जो होटल्स वगैरह होते हैं तो उन पे जो होते हैं चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। होटल्स के रूम जो नॉर्मली 1000 रुपये के मिलते हैं वो वहाँ 8000 के मिलेंगे वीकेंड्स में। वही इन्होंने बोल रखा है कि 25,000 का भी मिलेगा जब वो फेस्टिव सीजन होगा, कोई न्यू ईयर ईव आएगा, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि उसके अकॉर्डिंग चार्जेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं एज टू की डिमांड, क्योंकि अगर डिमांड पे नहीं चेंज होंगे तो हर कोई क्या मांगेगा, उसी चीज़ की डिमांड करेगा, तो फिर इश्यूज देखने के लिए मिलेंगे। जैसे यहाँ पे बताया कि जुलाई के मंडे में 1500 नाइट है, सैटरडे दिसंबर के टाइम पे वहीं 8000 पर नाइट है, न्यू ईयर के टाइम पे वहीं 25,000 पर नाइट। तो ये आपको थोड़ा चेंज बता रखा है कि क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है छोटा सा, जो हम 1 मार्क्स का पढ़ सकते हैं। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू सिंपल अगर देखा जाए तो एक टोटल इनकम है बिजनेस के टर्म में, यानी जो भी मेरा पैसा सारा आ रहा है बिजनेस के अंदर वही मेरी रेवेन्यू है। तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी बिजनेस अर्न्स फ्रॉम द सेल, ठीक है, वो सारा पैसा मेरा जो बिजनेस ने अर्न करा है सेल से, किसी गुड्स या सर्विस से या फिर किसी अदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, बिफोर कोई एक्सपेंस नहीं हुआ अभी, ठीक है, कोई भी एक्सपेंसेस मैंने भी माइनस नहीं करे हैं, सिर्फ इनकम की बात करिए फ्रॉम द रेवेन्यू। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है, लास्ट हमारे पास एक टॉपिक आएगा इसमें, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप बोलोगे कि मैम बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, लेकिन पेपर में सारे क्वेश्चन आते हैं, डिमांड आता है, सप्लाई आता है, मार्केट इक्विलिब्रियम आया हुआ है, इनकी कंडीशंस आई है, इंडिविजुअल डिमांड आई है, मार्केट डिमांड्स आई है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और ये भी आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, प्राइस सीलिंग क्या होता है और प्राइस फ्लोर क्या होता है। अगर छोटे से स्टॉप में एक सेकेंड, ओके, रोल ऑफ कॉम इन इकोनॉमी के अंदर हम क्या देखेंगे, ठीक है, प्राइस सीलिंग को हम देखेंगे कि प्राइस सीलिंग होता है क्या। अब प्राइस सीलिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों चीज़ों में एक पॉइंट आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी गवर्नमेंट कुछ क्या कर रही है, इम्पोज कर रही है, प्राइस कंट्रोल कर रही है, लेकिन मैक्सिमम मैक्सिमम अमाउंट कर रही है एक सेलर कैन चेंज फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। जैसे कि आप भी समझते हैं, ठीक है, एक प्राइस फ्लोर होता है, एक प्राइस सीलिंग होती है। प्राइस फ्लोर के अंदर क्या होता है कि जहाँ पे वो मिनिमम प्राइस को डिसाइड कर देती है, और प्राइस सीलिंग के अंदर ये मैक्सिमम कर देती है, यानी प्राइस कंट्रोल कर देती है गवर्नमेंट एक मैक्सिमम अमाउंट को, कि जो सेलर है, ठीक है, वो उससे ज़्यादा जो प्रोडक्ट को सर्विस को चार्ज नहीं कर सकता। और एक कौन से प्रोडक्ट पे लगेगा, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर आपकी जो नेसेसिटीज़ होता है, जैसे हमारे मेडिसिन हो जाते हैं, ठीक है, तो मेडिसिन में क्या कर दिया सरकार ने, यहाँ पे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि आप इससे ज़्यादा इस पर चार्ज नहीं कर सकते, है ना, ये फिक्स कर दिया। तो ये गवर्नमेंट का रोल होता है कि जैसे आपके एसेंशियल गुड्स हो गया, मेडिसिन हो गया, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, ठीक है, हर किसी को एक्सेसिबल हो जाए, जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको भी मिल जाए, है ना, एलोकेट हो जाए। तो इनकी वजह से क्या करती है गवर्नमेंट, इन चीज़ों को रूल्स को लगा देती है। फिर जाता है प्राइस फ्लोर में क्या होता है, सरकार यहाँ पे कुछ लिमिट कर देती है। मान लो कि गेहूँ बेच रहा है एक प्रोड्यूसर, ठीक है, एक फार्मर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो फार्मर को बोल दिया है कि भाई मैं 20 रुपये, हमने आपको लिमिट लगा दी, आपको इससे ज़्यादा अगर बेचनी है तो आप बेच लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका 30 भी बिक रहा है ले लो। लेकिन अगर आपसे 20 से कोई कम 15 भी ले रहा है, 18 भी ले रहा है, तो आप आओ सीधे गवर्नमेंट के पास आकर इसको बेच दो, है ना। तो यहाँ पे क्या करती है, इम्पोज कर देती है हाउ लोअर प्राइस, कि ये जो लो प्राइस है कैन बी चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट। अगर आपसे कोई ले रहा है किसी गुड सर्विस के, तो ये एक इफेक्टिव बनाया गया जहाँ पे मार्केट आपको क्लियरिंग प्राइस आपका डिसाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज आता है मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होता है, जहाँ पे किसी एक पर्सन का मार्केट होता है उसको हम मोनोपोली बोलते हैं। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में भी समझ लेंगे। मोनोपोली कैसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे एक सिंगल सेलर ही है या सिंगल प्रोड्यूसर ही है, तो पूरा का पूरा एंटायर मार्केट को कंट्रोल करता है, पूरा यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस है। जैसे आप आईफोन का एग्जाम्पल मान सकते हैं, ठीक है, या फिर इसका मोस्ट जो आपका बिगेस्ट एग्जाम्पल आता है वो रेलवे भी आता है आपके पास, ठीक है। इसका कोई सब्सिट्यूट नहीं होता, तो वो अपने हिसाब से अपने प्राइजेस को सेट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर को एक बार और समझ लेते हैं। जब गवर्नमेंट क्या करती है, डेफिनेशन लिखनी है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है अनफेयर प्रैक्टिसेस, कोई गलत तरीके से नहीं हो, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है, वर्कर्स को, प्रोड्यूसर्स को एक्सप्लॉइट ना करें, इनजस्टिस ना हो किसी के साथ। तो फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जब सेट कर देती है एक मैक्सिमम प्राइस, इसी को हम प्राइस सीलिंग बोलते हैं। फॉर एसेंशियल गुड जैसे मेडिसिन हो गया, जिसको कोई ओवर चार्ज ना करे, है ना, तो एक मिनिमम वेज जो डिसाइड कर दिया गया है, हाँ, इसको बोला गया, ठीक है। एक हार्ड वर्क के लिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस फॉर बोलते हैं। तो दोनों डेफिनेशन आपकी आ गई, ठीक है। सिमिलरली गवर्नमेंट क्या करती है, एक मैक्सिमम आपका मिनिमम वेज आपका इंश्योर कर दिया कि इससे कम कोई इनसे चार्ज नहीं कर सकता। मोनोपोली मैंने आपको बता ही दिया है कि एक सिंगल या फिर एक फ्यू सेलर होता है जो पूरे मार्केट को डोमिनेट कर सकता है, हायर प्राइस चार्ज कर सकता है, ठीक है। सप्लाई लेस देन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, क्योंकि कॉम्पिटिशन ही नहीं है उसका, तो डेफिनेटली जब सिंगल मार्केट लेके बैठा हुआ है तो इज अकॉर्डिंग टू करता है।
ठीक है, अपने प्रोडक्ट को अपने अकॉर्डिंग सेल करता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ये करती है, थोड़ा सा कंट्रोल कर सकती है। देखिए, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल नहीं कर सकती, गवर्नमेंट सिर्फ अपना गवर्नमेंट सेक्टर को कंट्रोल कर सकती है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ रेगुलेटर्स आपको पता होने चाहिए कि कौन से रेगुलेटर्स हैं। ठीक है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को कंट्रोल करती है। ठीक है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी आपको वायलेट करती है कोई कंज्यूमर के राइट्स को। अनफेयर ट्रेड ना हो, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्राई हमारा जो इंडिया का है वो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को करती है। सेबी आप लोगों ने सुना होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया, हमारा ये स्टॉक मार्केट को करती है। ठीक है, इसके अलावा ये सब चीज़ें जो है वो ट्रांसपेरेंसी है, ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सी किस चीज़ के लिए मार्केट के लिए इन्वॉल्व होती है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। अब होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग में क्या होगा? होर्डिंग आप लोगों ने सुना होगा कि एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स कमोडिटी। एक्यूमुलेशन करना, ठीक है, किसी गुड्स कमोडिटीज का, किसी मनी का। ठीक है, उसमें क्या है? बाय इंडिविजुअल या किसी फर्म के द्वारा बियॉन्ड व्हाट इज इमीडिएटली नेसेसरी, टिपिकल ड्राइवन बाय फियर ऑफ फ्यूचर शॉर्टेज। यानी अगर आने वाले टाइम में हमें पता है किसी चीज़ की कमी हो जाएगी, किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाएगी, किसी चीज़ के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, या फिर हमें वो स्पेकुलेटिव पर्पज से भी देखने के लिए मिल सकता है कि लोग उसको क्या कर सकते हैं, चोरी के पर्पज से भी कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? होर्डिंग। और ब्लैक मार्केटिंग सभी को पता है, अगर कोई चीज़ इलीगल ट्रेड से करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है, वो बैन भी कर दिया जा सकता है। अब यहाँ पे आता है कि कोविड-19 के टाइम पे जो डिमांड थी सैनिटाइजर्स की, या फिर आप बोलते हैं स्टॉक आउट था, प्राइजेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे थे, शॉपकीपर्स ने क्या कर दिया? होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी थी। किसकी? सिलेंडर्स की। अगर आपको याद होगा, सिलेंडर्स 80-80 हज़ार रुपये में बिक रहे थे तब। तो कौन से सिलेंडर? ऑक्सीजन सिलेंडर्स, है ना, जो नॉर्मली हमें नॉर्मल पेड़ों से ही मिल जाएगी ताज़ी ताज़ी हवाएं। नहीं, उस टाइम पे वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स 80,000 के ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग में चल रहे थे। ठीक है, तो इस टाइप की डिक्लेरेशन जो हुई वो होती थी कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बनाया गया 1955 में। मैक्सिमम इसका एमआरपी है, तो एमआरपी बता दिया गया कि हाँ इसका इतना ही बिकेगा, इससे ज़्यादा कंपनी चार्ज नहीं कर सकती। ठीक है, वो ब्लैक मार्केटिंग है, वो चीज़ें भी आपकी कभी कभी होती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, लेकिन मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आपकी देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एक और टॉपिक आ जाता है जहाँ पे प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स है। ये कॉन्सेप्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट पढ़ना पड़ेगा कि इसी से है कि पब्लिक गुड्स क्या होते हैं और आपके प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं। तो पब्लिक गुड्स वो गुड्स हैं जो सरकारों ने बना ली, नाम से पब्लिक है ना। तो पब्लिक यानी हम गवर्नमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट गुड्स वाले हो गए वो गुड्स या सर्विसेज जो कौन प्रोवाइड करता है? आपकी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। सारे सिटीजन्स को, उनको सबको बेनिफिट मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल आपका रोड हो गया, ब्रिज हो गया, पब्लिक के पार्क हो गए, स्ट्रीट लाइटिंग हो गई। ठीक है, पब्लिक के यूज के लिए है। नेशनल डिफेंस प्रोटेक्ट्स द कंट्री, है ना, नेशनल डिफेंस जो कंट्री को बचाते हैं कुछ एक्सटर्नल थ्रेट से, सैनिटेशन से, ड्रेनेज सिस्टम है, अच्छी लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको प्राइवेट नहीं दे सकते। प्राइवेट वाले क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं होगा, डेफिनेटली प्रॉफिट नहीं होगा तो वो काम नहीं करते, है ना। तो इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे बता रखे हैं जो आपको आपके पब्लिक गुड्स में आ जाता है। इसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यहाँ आ सकता है हमारे पास लिमिटेशंस की। गवर्नमेंट ने भाई कुछ चीज़ें बना दी, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी प्रॉब्लम फेस करेगी। गवर्नमेंट की वजह से देख सकते हो कि कुछ ना कुछ तो हर चीज़ में जब पॉजिटिव पॉइंट है तो नेगेटिव पॉइंट्स भी देखने के लिए मिलेंगे। तो 3 नेगेटिव पॉइंट्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं गवर्नमेंट की वजह से कि अगर प्राइस डिस्टॉर्ट हुआ और रिड्यूस हुआ प्रोड्यूसर का इंसेंटिव ही नहीं है, प्रोड्यूसर का पैसा ही नहीं कमा रहा। सरकार ने कंट्रोल तो कर दिया कि लगा दो भाई प्राइस फ्लोर, ठीक है, कर दो भैया प्राइस सीलिंग कर दो। तो व्हेन द गवर्नमेंट फिक्स प्राइस, गवर्नमेंट ने प्राइसेस फिक्स कर दिए बिलो मार्केट लेवल, तो प्रोड्यूसर क्या, प्रोड्यूसर को मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा कि भाई मुझे पैसा ही नहीं आ रहा, तो सप्लाई करेगा गुड्स एंड सर्विसेज को। फॉर एग्जांपल है गवर्नमेंट सेक्टर मैक्सिमम प्राइस कि वीट 20 रुपये किलो मिलेंगे और मार्केट जो फोर्स है वो 30 रुपये होना चाहिए, तो फार्मर्स तो क्या करेगा, रिसीव कर लेगा लेस में फ्री मार्केट में। तो यहाँ पे उनको जब वो बेनिफिट देखने के लिए नहीं मिलेगा तो वो प्रोड्यूसर भी नहीं प्रोड्यूस करना चाहेंगे क्योंकि उनको फायदा नहीं होगा। सेकेंड वन इज द कॉम्प्लेंस बर्डन। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करते हैं? गवर्नमेंट के पास आप देखो कि बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस है, लाइसेंस है, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा परमिट्स की बात कर रखी है, बहुत सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं जो बिजनेस को स्पेशली अगर देखा जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल बता रखा है, तो मान लो कोई छोटा एंटरप्राइज है ना, और या फिर हमने बोल दिया कि कोई स्मॉल रेस्टोरेंट है। तो स्मॉल रेस्टोरेंट में देखोगे तो क्या है, आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? आपने बोला मुझे बहुत सारी परमिशंस की रिक्वायरमेंट होगी, मुझे फूड सेफ्टी चाहिए, फायर सेफ्टी चाहिए, पॉल्यूशन का कंट्रोल चाहिए, लोकल का क्लियरेंस चाहिए, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए तो बहुत सारा टाइम भी चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी लगेगी। तो भाई वो डिस्करेज हो जाएगा, कहेगा छोटा एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, भाई मेरे को तो बहुत सारा पैसा लग रहा है, मेरे को तो इसे स्टार्ट और स्पेंड करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये चीज़ें भी बर्डन देखने के लिए मिल जाती है। तीसरा थर्ड पॉइंट आ जाता है डिस्करेज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप।
कहते हैं अगर बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस है, बहुत ज़्यादा प्राइस कंट्रोल्स हैं, ठीक है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इन्वेस्ट है नए नए आइडियाज़ के लिए, बेटर टेक्नोलॉजी के लिए पैसा चाहिए, तो इन केस ऑफ प्राइस डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा आपका कंफ्यूजिंग है, तो फार्मर्स वॉन्ट इन्वेस्ट इन बेटर सीड्स, तो फार्मर्स प्रॉपर सीड्स ही नहीं इन्वेस्ट कर रहा, इरीगेशन नहीं ला पा रहा, टेक्नोलॉजीज नहीं है, तो अगर प्रॉपर एडिक्वेट रिटर्न देखने के लिए नहीं मिलेगा तो ये सारा आपका जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी आउटपुट है वो भी आपका बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो एज अ प्रोड्यूसर वो नहीं चाहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसको मैंने आपको वन शॉट में करा दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो यू कैन आस्क मी कमेंट्स, ठीक है, आप मुझसे किसी भी कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूँगी। एंड नेक्स्ट की अगर इसके आपको क्वेश्चन आंसर की रिक्वायरमेंट है या नोट्स मैंने ऑलमोस्ट आपको इसमें बता दिए, इंपॉर्टेंट बता दिए, ठीक है, किसी भी चीज़ को होगा तो आप मुझे इसमें प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।